हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी एट सीबीएसई। बच्चों डिस्कशन करेंगे बच्चों आज डिटर्मिनेंट का बिल्कुल बेसिक लेक्चर। बच्चों डिटर्मिनेंट जो स्टार्ट होता है बच्चों बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। और पहले जो बच्चे मैट्रिक्स नहीं पढ़ा हुआ, यूट्यूब पे बच्चों अपलोड है काफ़ी सारा लेक्चर, आप प्ले लिस्ट में जाकर मैट्रिक्स का काफ़ी सारा लेक्चर देख सकते हो। और आज का फुल्ली फ्रेश लेक्चर है बच्चों डिटर्मिनेंट का, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो डिटर्मिनेंट बच्चों सबसे पहले आप टॉपिक लिखो डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट नहीं लिखा जाता बच्चों, डिटर्मिनेंट्स लिखा जाता है। और ये डिटर्मिनेंट बच्चों क्या होता है, मैट्रिक्स जो है आपका एक अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स जो होता है बच्चों वो अरेंजमेंट होता है, हमेशा हम क्लास में बोलते रहते हैं। और डिटर्मिनेंट जो होता है बच्चों वो एक वैल्यू होता है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बस यही अंतर है कि मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। और डिटर्मिनेंट का बच्चों एक खासियत क्या है कि मैट्रिक्स तो आपका m/n ऑर्डर का होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है, वर्टिकल भी आ सकता है, 2/3 भी चलेगा, 3/2 चलेगा, 4/3 चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या खासियत होता था कि रो जो होता था वो कॉलम के बराबर होता था अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट जो है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। डिटर्मिनेंट जब भी निकलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, कोई रेक्टेंगल का नहीं निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट का सबसे बच्चों एक खासियत बात है कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होता है और उसके दूसरे के लिए वैलिड नहीं होता है। ये बात आपका सीखना बच्चों जरूरी है कि डिटर्मिनेंट किसके लिए होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है। और मैट्रिक्स जो है हर एक ऑर्डर के लिए होता है, 2/3 4/3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैट्रिक्स जो है बच्चों, डिटर्मिनेंट जो होता है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के लिए होता है। और मैट्रिक्स जो है आपका अरेंजमेंट है और डिटर्मिनेंट जो है बच्चों वो आपका क्या है, वैल्यू है। मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट और डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। बिल्कुल नॉर्मल भाषा में आपको समझना है कि डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, इट्स ए वैल्यू। डिटर्मिनेंट जो है आपका बच्चों वो क्या है, वैल्यू है। और मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है। कुछ बच्चे के दिमाग में आता होगा एक लाइन और लिख लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स के का ही डिटर्मिनेंट हो सकता है और दूसरे का नहीं हो सकता है। अब यहाँ से बच्चों आता है कि कुछ बच्चे के दिमाग में आता है कि डिटर्मिनेंट कहाँ से आया। अगर किसी को डीपली जाना है बच्चों डिटर्मिनेंट कहाँ से आया, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का बेसिक डेफिनेशन पर अगर चलोगे, डिटर्मिनेंट कहाँ से जन्म लिया और साइंटिस्ट दिए हुआ, मैथमेटिक्स वाले साइंटिस्ट दिए हुआ है। सबसे पहले लेट 3 होमोजीनियस इक्वेशन ले लो, लेट 3 होमोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होता है वो बच्चों हम समझा देंगे। होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस में बच्चों एक चीज और लिख लो, लीनियर होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं ले सकते हैं। लेट 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। 3 आपका होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं और वो होमोजीनियस में बच्चों यहाँ ई दे दो, लेट 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और वो होमोजीनियस इक्वेशन बच्चों क्या ले रहे हैं, देखो सबसे पहला होमोजीनियस इक्वेशन ले रहे हैं a1x + b1y + c1z = 0। दूसरा ले रहे हैं a2x + b2y + c2z = 0। और थर्ड इक्वेशन बच्चों लेते हैं a3x + b3y + c3z = 0। ये 3 इक्वेशन लिए हैं होमोजीनियस। और कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि ये होमोजीनियस क्यों है सर। तो एक होमोजीनियस होता है, एक नॉन होमोजीनियस होता है। हम साइड में आपको लिख रहे हैं नॉन होमोजीनियस किसको बोला जाता है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर ही पढ़ो बच्चों। लीनियर क्वाड्रेटिक में भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक का मतलब हो जाएगा हर एक जगह 2 पावर होना चाहिए। और हम लोग होमोजीनियस लीनियर बोले हैं, तो लीनियर मतलब बच्चों 1 पावर होना चाहिए। और वो 1 पावर आपका क्या है, x पे पावर 1, y पे पावर 1, z पे पावर 1। और हर एक इक्वेशन में x, y, z पे पावर जो है बच्चों क्या है, 1 है। और नॉन होमोजीनियस अगर रहेगा लीनियर में, लीनियर के बारे में बच्चों बोल रहे हैं, लीनियर में नॉन होमोजीनियस अगर रहेगा तो वो क्या होगा, ये आगे काम भी आएगा क्रेमर्स रूल में। a1x + b1y + c1z = d1। फिर अगला बच्चों a2x + b2y + c2z = d2। और a3x + b3y + c3z = d3। ये आपका नॉन होमोजीनियस है। और ये जो है आपका a1x b1y c1z ये आपका होमोजीनियस है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में क्या डिफरेंस है। अगर आप ढंग से देखोगे हर एक जगह लीनियर है, तो लीनियर का मतलब 1 पावर होना चाहिए। तो x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, z पे पावर 1 है। अगला वाला भी a2x b2y c2z। और इधर कुछ कांस्टेंट पार्ट नहीं है, कांस्टेंट पार्ट 0 है। और अगर कांस्टेंट पार्ट 0 है, अगर आप इसके साथ x लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 × x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 ही होगा। लेकिन अगला आपका नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है
a1x b1y c1z, ये तीनों में आपका x y z, और पावर जब भी काउंट किया जाता है, इंडेक्स जो चेक किया जाता है वो आपका वेरिएबल के लिए चेक किया जाता है। और यहाँ वेरिएबल देखो x y z है, x पे पावर कितना है 1, y पे पावर कितना है 1, z पे पावर कितना है 1, फिर x पे पावर 1, y पे पावर 1, z पे पावर 1। हर एक जगह x y z पावर जब भी आप इंडेक्स जब भी चेक करोगे वो वेरिएबल के लिए चेक किया जाता है x y z की। अब दोनों में एक खासियत देखो, इधर कांस्टेंट पार्ट जितना भी है जीरो, इधर x के साथ कांस्टेंट ये लगा हुआ है। x के साथ बच्चों किसी को दिक्कत हो रहा होगा कि x के साथ सर कांस्टेंट क्यों बोल रहा है, कांस्टेंट तो लगा हुआ है। x के साथ आपका कांस्टेंट a1 है, y के साथ कांस्टेंट b2 है, z के साथ कांस्टेंट c1 है, लेकिन इधर जो बच्चों कांस्टेंट है वो 0 0 0 है। लेकिन इधर वाले में देखो क्या लफड़ा है कि a1x b1y c1z, तो कॉफिशिएंट तो हो सकता है, x का कॉफिशिएंट a1 है, y का कॉफिशिएंट b1 है, z का कॉफिशिएंट c1 है, x का कॉफिशिएंट a2, y का कॉफिशिएंट b2, z का कॉफिशिएंट c2, और x का कॉफिशिएंट a3, y का b3, z का c3। लेकिन उधर जो बच्चों आपका कांस्टेंट है वो d1 d2 d3 है। अब यहां से अगर कोई बच्चे को दिमाग में आ रहा होगा इधर कोई वेरिएबल पार्ट है ही नहीं, और इधर कोई वेरिएबल पार्ट नहीं है, तो मतलब x पे पावर 0, x पे पावर 0 कितना होता है 1, इधर x पे पावर 1 है। अगर इमेजिन करोगे तो यहाँ अगर कोई बच्चा x लगाना चाहेगा तो x लगाएंगे, लेकिन पावर जो है इंडेक्स कितना देंगे ऊपर, x पे पावर 0, तो x पे पावर 0 1 हो जाएगा। बस होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में ही फर्क होगा कि यहाँ हर एक जगह पावर 1 चल रहा है और यहाँ हर एक जगह पावर 1 चल रहा था, ये भी लीनियर था। लेकिन एक लफड़ा क्या था, यहाँ क्या आ गया d1 d2 d3, मतलब एक कांस्टेंट आ गया साइड में, जिससे वो नॉन होमोजीनियस हो गया। अब नॉन होमोजीनियस क्यों होगा बच्चों, अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ है। तो x पे पावर 1, y पे पावर 1, z पे पावर 1, यहाँ पे अगर आप देना चाहोगे तो x पे पावर 0 दे सकते हो, या y पे पावर 0 दे सकते हो, या z पे पावर 0 दे सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज पे पावर 0 क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो ये नॉन होमोजीनियस है और ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस में क्या होता है, एक्स वाई जेड के अलावा जो वो कांस्टेंट पार्ट रहता है वो 0 होता है, लेकिन नॉन होमोजीनियस में कांस्टेंट पार्ट आपका आ जाएगा d1 d2 d3। तो ये आपका बच्चों क्लियर हुआ कि होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है। हम जो इक्वेशन ले रहे हैं लेट 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं, और जिसका ये कांस्टेंट पार्ट क्या है 0, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है, लेकिन अदर वाले का क्या है 0। अब मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड मान लो। अब क्या करो, सॉल्व करते हैं सेकेंड एंड थर्ड को, सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सेकेंड एंड थर्ड को। जब सेकेंड एंड थर्ड को बच्चों सॉल्व करोगे तो 9th क्लास में एक पढ़ा जाता है, बड़ा अच्छा चीज पढ़ाया जाता है, x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय और z डिवाइडेड बाय, तीनों कांस्टेंट होता है, मान लो वो कांस्टेंट k है। और बड़ा लाजवाब चीज बताया गया था, ये x अगर निकालना है सेकेंड एंड थर्ड को, फर्स्ट को फोकस नहीं कर रहे, फर्स्ट को छोड़ दो, तो सेकेंड एंड थर्ड को x निकालना है तो ये बंद हो जाएगा, और ये b2 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाता है, b2 जाके c3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, और ये c2 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा b3 से। फिर बच्चों क्या करेंगे, जब y निकालेंगे तो y जब निकालेंगे तो आगे वाले के पास जाएंगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं जाएंगे, और आगे जब जाएंगे अगर y निकालना है बच्चों तो y के लिए क्या करेंगे, ये c2 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा a3 से, और माइनस ये a2 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा c3 से, ये a2 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा c3 से। मतलब y निकालना है तो y को बंद कर दीजिए, और x के बाद y के पास गए तो y के बाद z के पास जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब z निकालना है तो z के बाद साइकिल चलेगा, x y z का क्या चलेगा बच्चों, ये x है, फिर क्या है y है, फिर क्या है z है, तो x y z का साइकिल चलेगा। अगर x निकाल रहे हैं तो आपका यहां से चलेगा b2 c3 माइनस c2 b3, फिर y निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं तो c2 को a3 से मल्टीप्लाई करेंगे और a2 को c3 से माइनस देंगे बीच में। फिर z निकालना है तो उसके आगे x के पास चलेंगे तो ये a2 जाके b3 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस a2 जाके आपका बच्चों a2 जाके b3 से मल्टीप्लाई होगा, a2 जाके b3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, और ये b2 जाके बच्चों किससे मल्टीप्लाई होगा a3 से, और इज इक्वल टू k। मान लो कि तीनों जो है k के बराबर है, क्योंकि रेशियो सबका बराबर है, तो ये k हम लोग मान लिए कि कोई कांस्टेंट k है। अब यहां से बच्चों x का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू k कितना आ जाएगा b2 c3 माइनस c2 b3। अब इसी को बच्चों यहां से जो ये आएगा ना, इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में बच्चों लिखा जाता है, और किस तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जाता है वो बाद में क्लियर करेंगे। और ये y इज इक्वल टू बच्चों आपका k c2a3 माइनस a2c3, और लास्ट में बच्चों आपका z इज इक्वल टू k तो आएगा ही आएगा मल्टीप्लाई में,
और A2B3 माइनस A3B2 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट एक्स वाई जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक्स वाई जेड जो निकला है बच्चों वो फर्स्ट में पुट करो, तो यहां से बच्चों आ जाएगा A1 के B2C3 माइनस C2B3 प्लस फिर यहाँ पे बच्चों आ जाएगा B1 के C2A3 माइनस A2C3 अब प्लस यहाँ पे बच्चों हो जाएगा C1 के और A2B3 माइनस A3B2 इज इक्वल टू 0। और हर एक जगह से बच्चों ये के जो है आपका के और के जो है बच्चों पहले ही आपको लिख देना है यहाँ की के जो है नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 होगा तो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू 0 हो जाएगा, हम लोग नॉन जीरो वैल्यू लेंगे। अगर के गलती से भी 0 हुआ तो ये पार्ट उधर जाएगा, सब वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो के 0 नहीं लेंगे। तो हर एक जगह से बच्चों के कॉमन ले लेते हैं, तो A1 B2C3 माइनस C2B3 प्लस B1 और C2A3 माइनस A2C3 अब प्लस C1 और A2B3 माइनस A3B2 इज इक्वल टू 0 और ब्रैकेट डाल दो। अब देखो यहाँ से क्लियर है कि के तो 0 के बराबर नहीं होगा, क्लियर कर दिए पहले। अब ये 0 के बराबर होगा। अब इसी चीज को, इतना लंबा चीज को बच्चों क्या किया गया था, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा गया था। वो आगे क्लियर करेंगे, पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। डिटर्मिनेंट आया कहां से और क्यों जरूरत पड़ा, कोई होमोजीनियस इक्वेशन, तीन होमोजीनियस इक्वेशन ले लिए, A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y और कांस्टेंट पार्ट इधर 0 है, लेकिन इधर कांस्टेंट पार्ट आपका D1 D2 D3 है। अगर D1 D2 D3 कांस्टेंट है तो ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस बच्चों क्यों बोले, तो बहुत अच्छे समझाए थे कि x y z पे पावर 1 है, x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, z पे पावर भी 1 है, तो इसको होमोजीनियस लीनियर बोलेंगे, एक पावर। लेकिन इधर जो कांस्टेंट आ गया, इधर कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं लगा हुआ है, तो वेरिएबल अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो वेरिएबल पे पावर कितना होगा 0। तो ऐसा क्या हुआ कि हर एक जगह जब पावर 1 चल रहा था तो वहां पावर 0 चलने लगा, तो इसलिए वो नॉन होमोजीनियस हो गया। लेकिन ये आपका होमोजीनियस है, क्योंकि हर एक जगह पावर 1 है और 0 के साथ अगर आपको x मल्टीप्लाई भी करना है तो कर सकते हो, इसलिए ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का कांस्टेंट पार्ट 0 होता है, नॉन होमोजीनियस का कांस्टेंट पार्ट D1 D2 D3 होता है। और डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, और ये डिटर्मिनेंट कहाँ से आया, क्यों आया, हम लोग तीन इक्वेशन लिए, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व किए। और जब बच्चों सेकेंड एंड थर्ड को सॉल्व किए तो ये मेथड लगाया बच्चों, 9th क्लास का मेथड लगाया, और यहाँ से हम लोग क्या किए, x निकालना है तो B2C3 माइनस ये, और यहाँ से k मान लिया, और k 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ से ये एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आया उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए, क्योंकि सेकेंड और थर्ड का पहले यूज कर चुके हैं, और फर्स्ट में रख दिए। और यहाँ से ये पार्ट आया। अब इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में बच्चों देखो कितने अच्छे तरीके से लिखेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों, उसको नोट कर लेना है। अब देखो यहाँ से इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। और होमोजीनियस याद रखिएगा, आगे काम आएगा। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब लीनियर अगर है तो सब जगह एक पावर, कांस्टेंट पार्ट 0 होना चाहिए, और नॉन होमोजीनियस में कांस्टेंट पार्ट आ जाता है D1 D2 D3। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये A1 को रहने देते हैं, और यहीं से जन्म आता है कि इस पार्ट को एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। और डिटर्मिनेंट बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से B2 B3 और C2 C3, फिर अगला बच्चों हो जाएगा प्लस B1 C2 A3 था बच्चों, C2 C3 A2 A3 अब प्लस C1, ये बच्चों C1 लेंगे तो यहां से आ जाएगा A2 A3 अब B2 B3 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता है, इसी को 0 होना पड़ेगा। अब यहां से बच्चों देखना क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिखेंगे A1 3/3 बन जाएगा। अभी तो ये बच्चों आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ये 2/2 साइज का है, लेकिन 3/3 में कन्वर्ट होगा। ये A1 है, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका B2 B3 C2 C3। थोड़ा सा बच्चों चेंजिंग करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा देखो ध्यान से। अब जब यहाँ पे आप B1 लिखोगे, या यहाँ पे जैसे C1 है, तो A1 यहाँ आया है तो A2 आएगा, यहाँ बच्चों क्या आएगा A2, और यहाँ आएगा A3, और यहाँ आएगा B1, और यहाँ आएगा C1, इस तरीके से आएगा।
या कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता था A1 B1 C1 यहाँ लिख देता और इधर से चेंज कर देता, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग A1 A2 A3 लिखे हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो मैटर ये आया कि ये वाले पार्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किए। ये जो आपका पार्ट आया था B2 C3 माइनस C2 B3, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे B2 B3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। B2 B3 और C2 C3, या तो रो वाइज लिखो या कॉलम वाइज लिखो। तो इसी को क्या किया गया था, डिटर्मिनेंट बोला गया था। ये जो आपका है डायगोनल है और ये मेन डायगोनल होता है और ये सेकेंडरी होता है। तो मेन को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेन मल्टीप्लाई होता है B2 C3 और ये सेकेंडरी वाला मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो B2 C3 माइनस B3 C2 बन गया। तो उसी चीज को हम लोग क्या किए, 3/3 में बन गया, क्योंकि ये वाले पार्ट हर एक पार्ट को हम 2/2 में कन्वर्ट किए। और थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों चेंज होगा, बस पोजीशन चेंज लेगा ये, तो यहाँ प्लस से माइनस आ जाएगा, वो बात की बात है। डिटर्मिनेंट जब ओपन करेंगे तो यहाँ से डिटर्मिनेंट का बच्चों जन्म हुआ कि डिटर्मिनेंट एक्चुअली आया क्यों। तो ये हर एक चीज के लिए बच्चों हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज किए थे। तो डिटर्मिनेंट यहाँ से बच्चों आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस तरीके का एग्जाम्पल बच्चों और भी आता है, बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल अगर डिटर्मिनेंट आपको प्रूव करना है, मान लो लेट टू लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस नहीं ले रहे हैं बच्चों, सिर्फ लीनियर ले रहे हैं। लेट टू लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 इज इक्वल टू 0 हैव सेम सॉल्यूशन। ये बिल्कुल आसान एग्जांपल ले रहे हैं, हैव सेम सॉल्यूशन। ये a1x प्लस b1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 इज इक्वल टू 0 हैव सेम सॉल्यूशन। मान लिए कि दोनों इक्वेशन जो है आपका सेम सॉल्यूशन दे रहा है। एक जगह से x का वैल्यू आएगा -b1/1, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से बच्चों x का वैल्यू आएगा -b1/a1, और यहाँ से जो सॉल्व करोगे एंड x का वैल्यू आएगा -b2/a2। कुछ नहीं किया है, x निकालना था तो ये b1 प्लस था तो उधर गया माइनस हो गया /a1। अगर दोनों सेम सॉल्यूशन दे रहा है, अगर दोनों इक्वेशन अगर सच में सेम सॉल्यूशन दे रहा है, तो सेम सॉल्यूशन अगर सच में दे रहा है तो दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर सेम सॉल्यूशन दे रहा है, जैसे आपका एनसीईआरटी का 3.1 में एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें x का 2 वैल्यू आ जाता है, तो x का 2 वैल्यू आने से वो नॉट पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों बोल दिया गया, पहले ही क्वेश्चन में हम लिख चुके हैं कि हैव सेम सॉल्यूशन, अगर दोनों सॉल्यूशन सेम है तो बच्चों देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा -b1/a1 इज इक्वल टू -b2/a2। अब ये माइनस माइनस तो आपका 31 हो जाएगा और यहाँ से बच्चों हो जाएगा a1b2 इज इक्वल टू a2b1। क्या हो गया बच्चों, a1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 को b2 से करेंगे और a2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब उस वाले पार्ट को आप इधर उठा के लाओ तो यहाँ से a1b2 माइनस b2a1 इज इक्वल टू 0, ये आपका बन गया 0। जैसे पिछले बार आया था कि लंबा डिटर्मिनेंट 0 आया था, तो अब ये आया। अब इसी चीज को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिमाग आया कि कुछ अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया जाए तो आगे काम आएगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिया गया, क्या लिख दिया गया, a1 a2 लिख दिया गया और यहाँ क्या लिख दिया गया, b1 b2। या a1 a2 को आप रो में डाले हैं तो a1 a2 को आप कॉलम में भी डाल सकते हैं और इज इक्वल टू 0। यहीं से जो है ना बच्चों ये डिटर्मिनेंट पैदा लिया है, इसी को बोला गया था डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से जो बच्चों डिटर्मिनेंट आया तो a1 a2 b1 b2, और इसको सॉल्व करने का तरीका बोला गया कि पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो। और सबसे पहले डिटर्मिनेंट 2/2 को ही सॉल्व किया गया। प्रीवियस एग्जांपल जो लिए तो उसमें भी पहले 2/2 पे फोकस किए थे। तो पहले 2/2 डिटर्मिनेंट लो और 2/2 में बोला कि पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, तो a1 को b2 से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करो और सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करके क्या दे दो, माइनस। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा a2 b1, यहाँ से डिटर्मिनेंट का जन्म हुआ। ठीक, और आगे चल के बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ a1 प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, प्लस होता है, क्यों होता है, वो माइनर को फैक्टर के चलते होता है। बात की बात है, पहले आपको क्लियर किया डिटर्मिनेंट कहाँ से आता है। तो प्रीवियस एग्जांपल थोड़ा लंबा लिए, 3 x y z 3 वेरिएबल लिए थे, इस बार सिर्फ और सिर्फ x में लिए, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है, ये आपका नॉन होमोजीनियस है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा नॉन होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि x पे पावर 1 वहाँ भी है और x पे पावर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट दिया हुआ b1 और b2, तो ये नॉन होमोजीनियस है। और नॉन होमोजीनियस लेने के बाद क्या किए, मान लिए कि दोनों का सॉल्यूशन सेम आएगा। अगर सेम आएगा तो दोनों x को इक्वल किए तो ये पार्ट आया। तो इसी पार्ट को साइंटिस्ट लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया
कि A1 A2 B1 B2 के फॉर्म में आप कर दो, तो यहाँ से A1 A2 B1 B2 कर दिए, और उसी को बोला गया कि पहले आप प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करो। प्रिंसिपल डायगोनल बोलो या मेन डायगोनल, तो पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, देन माइनस, देन सेकेंडरी को। यहीं से आपको सबसे पहले 2/2 डिटर्मिनेंट आया, फिर उसी से 3/3 आया। बच्चों इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज आपको क्लियर लिखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल हो सकता है, और कोई रेक्टेंगुलर का पॉसिबल नहीं हो सकता है। नहीं तो बच्चा सब कुछ क्या करेगा, 3/2 का या 2/3 सबका ही बनाने लगेगा। नहीं, उसका नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होगा, और किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब जाके बच्चों देखो क्या करते हैं आगे। डिटर्मिनेंट एक नोट करके आप लिख लो, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर ऑर्डर भी लिख सकते हो, स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स। ये बहुत 5 स्टार नोट है बच्चों कि स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट वैल्यू देता है। डिटर्मिनेंट वैल्यू है लेकिन आपको रेक्टेंगुलर के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। और डिटर्मिनेंट वैल्यू देता है, एसोसिएटेड होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। मतलब आप जो मैट्रिक्स ले सकते हो वो 2/2 ले सकते हो, 3/3 ले सकते हो, एक 1/1 भी ले सकते हो, जिसको हम लोग सिंगल टर्न बोल देते हैं। तो सिंगल टर्न का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, तो वो खुद एक एलिमेंट है तो एक वैल्यू देगा। अब यहां से ये आया, और डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे किया जाता है ये समझो पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। स्क्वायर मैट्रिक्स A(n)(n), अगर कोई आपका डिटर्मिनेंट निकालना है बच्चों, क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो आप, A(n)(n) ऑर्डर है, इज डिनोटेड बाय, किस तरीके से डिनोट किया जाता है, डिटर्मिनेंट DETA लिख दिया जाता है, या इस तरह से हम लोग मॉडुलस देते हैं, और कभी कभी डेल्टा से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये 3 तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा भी आपको डिटर्मिनेंट ही करता है, तो डेल्टा तो बाद की बात है, बाद में हम लोग डेल्टा यूज करेंगे। तो DET ब्रैकेट में A डाल दो, डिटर्मिनेंट A हो जाएगा, और ये A पे वर्टिकल बार दे दो। इसको जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, इसको वर्टिकल बार पढ़ेंगे। ये जो आप डाले हो लाइन, ये वर्टिकल बार है, जिसको पढ़ने नहीं आता है सीख जाओ, ये वर्टिकल बार है। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा कि ये मॉडुलस तो नहीं है, नहीं, नॉट ए मॉडुलस। इसको आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे। मॉडुलस का मतलब होता है कि अगर कोई स्मॉल नंबर पे स्मॉल लेटर, जैसे कि x स्मॉल अगर दिया जाएगा, अगर उस पर वर्टिकल बार दिया हुआ तो वो मॉडुलस है। लेकिन कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से हम क्लास में डिस्कशन किए थे। और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स A है, अगर वो A कैपिटल है, तो उस पर जो बार दिए हुए हैं वर्टिकल बार, तो वो डिटर्मिनेंट करता है, नॉट ए मॉडुलस। यहां लिखना है तो फिर से नोट करके लिख दो, इज ए डिटर्मिनेंट A नॉट ए मॉडुलस ऑफ A। कोई बच्चा इसको मॉडुलस मत पढ़ना, मतलब अगर इसको कोई बच्चा बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ A, तो बिल्कुल गलत है। मॉडुलस ऑफ A, अगर इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ A पढ़ेंगे तो इसको घेर देना बच्चों, ये गलत बात है। ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। हाँ, अगर ये स्मॉल x पे हम लोग देंगे तो ये मॉडुलस ऑफ x है। स्मॉल पे देंगे बच्चों तो ये मॉडुलस ऑफ x है। लेकिन अगर कैपिटल लेटर पे अगर आप दे रहे हो वर्टिकल बार, तो वो आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो कभी भी मॉडुलस नहीं पढ़ना है। और डिटर्मिनेंट जो है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू निकालता है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका वैल्यू निकालता है, कोई अदर मैट्रिक्स का नहीं निकालता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A(n)(n) इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट A, या ये डिटर्मिनेंट A इस तरह से वर्टिकल बार करके आप लिख दो, या डेल्टा। और कभी भी इसको मॉडुलस नहीं पढ़ना है, मॉडुलस पढ़ोगे तो बिल्कुल गलत है। स्मॉल पे अगर रहे स्मॉल x, अगर स्मॉल y या स्मॉल a, तो ये सब जो भी होगा इसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस। लेकिन कैपिटल लेटर पे जब भी वर्टिकल बार रहेगा तो उसको हम लोग बच्चों मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट। अब जाके बच्चों आगे फिर कंटिन्यू करते हैं कि ये आपका डिटर्मिनेंट आया। इसके पहले हम डिस्कशन किए कि डिटर्मिनेंट का जन्म हुआ कहाँ से। वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो आया माइनस में, उसी को एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया गया। अब यहाँ से बात आता है सबसे पहले 1/1। अगर 1/1 ऑर्डर का ले रहे हो, समझ जाओ 1/1 ऑर्डर का है,
तो 1/1 ऑर्डर तो बेवकूफ वाला बात है। पहले कोई मैट्रिक्स ले लो, तो ये जैसे ए ले लिए, तो ये तो आपका 1/1 ऑर्डर का है, जिसको हम लोग नाम भी दिए हैं बच्चों सिंगलटन। तो सिंगलटन मैट्रिक्स हो गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट। तो इसका तो कोई डिटर्मिनेंट का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हो गया। अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे तो दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट लगा दो, और डिटर्मिनेंट लगाओगे तो ये मैट्रिक्स आपका हट जाएगा। तो ये एज इट इज, और कुछ बच्चा इसको मॉडुलस पढ़ेगा, ये मॉडुलस नहीं है, ये आपका डिटर्मिनेंट किए हैं तो ये ए आया है। और डिटर्मिनेंट आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, तो ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है, तो डायरेक्ट ए के बराबर आएगा। तो 1 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा वो खुद वैल्यू होगा, वो जो नंबर दिया हुआ खुद एक नंबर है। लिखना है तो लिख सकते हो डिटर्मिनेंट, और इस तरह से भी हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, DET आर पे रेकरिंग डाल देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 1/1 ऑर्डर मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए नंबर, ये खुद एक नंबर होगा, ये कुछ डिटर्मिनेंट नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर a बराबर हम आपको दे रहे हैं 1 और इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। अब देखो यहाँ से अगर a बराबर हम तुमको -2 दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट दे रहे हैं, मतलब 1/1 ऑर्डर का है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कहना कि सर मोड है, माइनस लगा देते हैं, प्लस कर देते हैं, ये मॉडुलस नहीं है, ये आपका डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट जो है आपका वैल्यू है, प्लस माइनस कुछ भी देगा। तो यहाँ 1 था तो सर यहाँ 1 आया, सर आप दोनों साइड मोड लगा रहे हो, ये मोड नहीं लगा रहे, ये डिटर्मिनेंट लगा रहे हैं, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू को ये माइनस में आया है, -2 नंबर था, तो खुद 1/1 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो वो खुद एक नंबर है जो नंबर दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट आपका कुछ भी हो सकता है, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, फिर से हम लिख रहे हैं वैल्यू, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिटर्मिनेंट, पॉजिटिव निगेटिव, 2/3 भी चलेगा, 3/2 भी चलेगा। तो ये 1 ऑर्डर का, तो 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट खुद एक नंबर है, जो नंबर आपका मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर पॉजिटिव प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, निगेटिव प्रेजेंट है तो नेगेटिव। अगर एक एग्जांपल और लेना चाहोगे तो मान लो एक नया मैट्रिक्स सी मान लो, उसके अंदर 0 दिए, तो डिटर्मिनेंट जो निकालोगे वो 0 आएगा। यहाँ पे 1 था तो 1/1 ऑर्डर का खुद 1 आया, यहाँ -2 था -2, और वहाँ 0 आया तो 0। तो डिटर्मिनेंट जो है आपका एक वैल्यू है, और वो एसोसिएटेड होता है कौन से मैट्रिक्स है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई अदर मैट्रिक्स नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। और डिटर्मिनेंट को इस 3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और अगला बच्चों डिटर्मिनेंट पढ़ना है, इसको कभी भी मॉडुलस नहीं पढ़ना है। हाँ, स्मॉल नंबर पे अगर देगा तो मॉडुलस पढ़ना है, इसीलिए अगर बच्चों यहाँ 1 ऑर्डर का लिए हैं, अगर किसी बच्चे को यहाँ वो A11 लिखना है लिख सकते हो, तो ये ए खुद नंबर हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 ऑर्डर का खुद एक नंबर हो जाएगा, इसमें कोई लोचा वाला बात नहीं है। तो ये 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच्चों डिस्कशन के, इसको नोट कर लो। अब आते हैं बच्चों 2/2 पे, जिसको कि 2/2 ऑर्डर बोलो या 2 ऑर्डर भी बोल दो, समझ जाता है लोग कि स्क्वायर ऑर्डर है तो 2 ऑर्डर का मतलब 2/2 हो जाता है। फिर नेक्स्ट 3/3 पे चलेंगे। 4/4 तक तो आपका सिलेबस है ही नहीं, 3/3 पे ही सिलेबस जेई तक का कवर हो जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं बच्चों फिर 2/2 ऑर्डर में। तो 2/2 का जब एक्सपांसन करोगे तो A इज इक्वल टू बच्चों आप क्या लोगे, मान लो यही ABCD, ये आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अभी कैपिटल A इज इक्वल टू ABCD और क्लोज ब्रैकेट दिए हैं ABCD, तो ये आपका मैट्रिक्स है। अगर इसी में आप डिटर्मिनेंट लगाओगे दोनों तरफ, तो डिटर्मिनेंट लगाओगे तो आपका मैट्रिक्स हट जाएगा, तो कौन आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, हमेशा बोलेंगे बच्चों ये डिटर्मिनेंट है, नॉट ए मॉडुलस। और डिटर्मिनेंट अभी थोड़ा देर पहले जब हम लोग प्रूव किए थे तो 3/3 का 3/3 का भी किए थे, फिर 2/2 का भी। तो ये आपका मेन डायगोनल याद रखना है, पहले किसको मल्टीप्लाई करना, अब जाके आप डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, रिसर्च पे मत जाओ क्या होता है। ये आपका मेन डायगोनल है, या इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है। तो मेन डायगोनल बोलो या प्रिंसिपल डायगोनल। तो पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, डी से। तो ये ए और डी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बीच में माइनस देना है, ये साइन कन्वेंशन है। ए और डी को पहले मल्टीप्लाई किए, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, देन बीच में माइनस दिए, क्योंकि अभी आया था बीच में माइनस किया, और फिर बी को जाके किससे बच्चों मल्टीप्लाई किए, सी से, दिए, आपका डिटर्मिनेंट हो गया। अब एग्जांपल पे बच्चों आते हैं, जैसे आपको डिटर्मिनेंट अगर निकालना है, जैसे आपको ये दे रहे हैं 1 2 3 4 सबसे लाजवाब स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये 1 और 4 को आप पहले मल्टीप्लाई करो। तो 1 और 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस दो, और 2 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से, कितना हो जाएगा 4 - 6 कितना हो जाएगा -2।
तो डिटर्मिनेंट में पहले किसको बच्चों 2/2 पे फोकस करो, क्योंकि 2/2 अगर आपको आता है तो ही जाकर आप 3/3 बना सकते हो। तो पहले 2/2 को मल्टीप्लाई, पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस, और देन फिर किसको मल्टीप्लाई करना है, सेकेंडरी को। फिर इसी तरह से इसका वैल्यू -2 आया, मतलब नेगेटिव आया। एक डिटर्मिनेंट बच्चों आपको देते हैं ये 2 4 1 2। अब जब इसका मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। तो पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किए, 2 को 2 से, 4 को 1 से, तो कितना आ गया बच्चों, 4 - 4 कितना आ गया, 0। तो देखो बड़ा लाजवाब चीज है, ऊपर जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है वो -2 आया है, और अगले में जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है वो 0 आया है। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ भी दिए थे पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों। फिर एक ऐसा एग्जांपल बच्चों हम आपको देते हैं जिससे उसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ नेगेटिव आया, फिर 0 आया। अब एक ऐसा देते हैं जहाँ पॉजिटिव आया, तो मतलब डिटर्मिनेंट जो है यहाँ नोट करके भी हम लिखे थे, डिटर्मिनेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब एक एग्जांपल 2/2 पे ही चलो, अब डिटर्मिनेंट निकालने बोल रहे हैं। अब क्या करो, ये 1 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करो, 20 से। पहले मेन को मल्टीप्लाई करना, पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, देन बीच में क्या देना है, माइनस, और देन बच्चों सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 20 - 16 कितना आ गया, 4। तो ये पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे बच्चों क्या आया, ये आपका निगेटिव आया, ये 0 आया, और ये आपका पॉजिटिव आया। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव। और 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो खुद वही नंबर है जो प्रेजेंट है, और 2 ऑर्डर में बच्चों पहले मेन डायगोनल को सॉल्व करेंगे, देन सेकेंडरी डायगोनल को सॉल्व करके माइनस करना है बीच में। अब देखो एक एग्जांपल और कुछ अलग टाइप का डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, 1 2 -2 4। अब 1 को बच्चों पहले किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से, तो 4 आएगा। फिर अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करो, -2 से। अब कुछ बच्चे के दिमाग में क्या कचड़ा आता है कि सर 2 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा, तो बीच में माइनस नहीं देता। नहीं, ये मल्टीप्लाई 2 को जो आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो -4, वो तो खुद का मल्टीप्लाई आता है, ये माइनस तो अपने लोगों का कन्वेंशन आएगा ही आएगा। पहले मेन को मल्टीप्लाई करेंगे, देन बीच में माइनस देंगे। अगला को मल्टीप्लाई करने से आपका माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना, आपको बस दिमाग लगाना है कि 2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 आएगा। तो वो -4 उस नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन बीच में अपने लोग का माइनस आएगा ही आएगा। नहीं तो कभी काल बच्चे लोग मिस कर जाता है, सोचता है कि सर वहां माइनस आ ही गया तो बीच में माइनस नहीं देंगे। नहीं, बीच में माइनस आपको देना है, देन वो माइनस आपका अलग से रहेगा। तो ये 4 हो जाएगा, और ये -4 + 4, तो आंसर कितना आ गया, 8। इस तरीके से बच्चों डिटर्मिनेंट आ गया। और अगर कोई बच्चा जीरो मैट्रिक्स लेगा, तो जीरो मैट्रिक्स में बच्चों हर एक एलिमेंट 0 होता है, तो जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो ऑलवेज 0 होगा, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। अब एक एग्जांपल लो बच्चों, डिटर्मिनेंट निकालना है, x - 1 x और x + 1। कुछ नहीं करना है। अब कहेगा सर कुछ बच्चा की x में दे दिया है सर, माथा काम नहीं करा, कुछ नहीं करना। वही मेन डायगोनल को आप पहले मल्टीप्लाई करो, देन बीच में आप माइनस दो, देन फिर किसको मल्टीप्लाई करो, सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करो। तो ये वाले को आप मल्टीप्लाई करो, मेन को। पहले जब भी मल्टीप्लाई होगा मेन मल्टीप्लाई होगा, तो x - 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 1 से, और ये x जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, मेन मल्टीप्लाई हो गया, x - 1 जाके किससे मल्टीप्लाई हो गया, x + 1 से, और x जाके किससे मल्टीप्लाई हो गया, x से। तो यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो a² - b² और x को x से करो, x², और ये x² कैंसिल, और ये -1 आ गया। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों क्या आ गया, -1। तो आपको इस तरीके से देगा, x में दे दे अभी जैसे ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा, तो पहले आपको सीधा याद रखना है कि 2/2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है, पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस देना है, देन सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करना। अब आगे फिर कंटिन्यू करते हैं बच्चों। जैसे, और घबराने का जरूरत नहीं है सर डिटर्मिनेंट कभी लोचा टाइप का दे दे तो क्या करें, कुछ नहीं करना। आपको जो समझ में आ रहा है वही कंसेप्ट लगाना हर एक जगह, ये नहीं कि कंसेप्ट आपका कुछ नया हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का जो रूल होता है, पहले 2/2 का सीख जाओ बढ़िया से, और अभी इसी लेक्चर में 3/3 भी क्लियर कर देंगे, तो आप बेसिक क्वेश्चन सब जाके आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो, या लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, ये क्वेश्चन इसी टाइप सबका क्वेश्चन दे रहे हैं। आपका एनसीईआरटी भी काफी है, केसी सिन्हा, आरटी शर्मा, ये सब बुक आप सॉल्व कर सकते हो। असाइनमेंट भी बच्चों दिया हुआ है, कोचिंग का अपना असाइनमेंट जो है वो भी सॉल्व कर सकते हो। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल बच्चों देखो क्या है कि डिटर्मिनेंट निकालना है। अब साइन थीटा पे चलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा देन साइन थीटा, इसका डिटर्मिनेंट निकालने दे रहे हैं।
अब बच्चों जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। पहले आप मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो। तो साइन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन और साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बीच में आप माइनस दो, ये तो अपना माइनस चलेगा ही चलेगा क्योंकि पहले मेन को मल्टीप्लाई करते हैं देन बीच में माइनस। अब चलो सेकेंडरी के पास, और ये सेकेंडरी जो है बच्चों कॉस को अगर आप माइनस कॉस से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को अगर आप माइनस कॉस से करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कुछ बच्चा मिस करता है कि सर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ ही गया तो हम लोग माइनस नहीं देंगे। नहीं, ये माइनस उसका मल्टीप्लाई से आया है और ये माइनस अपने लोग का है जो कि बीच में दिया जाएगा। और ये माइनस माइनस आपका बच्चों क्या हो गया, प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। अब नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों सेम यही एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा सब जगह प्लस ही देते हैं। सेम कंसेप्ट इस बार वही करना है। कॉस को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस से, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बीच में क्या देना है, माइनस, और साइन को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाले साइन को साइन से करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है बच्चों कॉस 2 थीटा। मतलब फॉर्मूला बोलो कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉस 2 थीटा। एक एग्जांपल और लो बच्चों इस टाइप का एनसीईआरटी, यहाँ सब जगह डिटरमिनेंट दो बच्चों, डिटरमिनेंट कर रहे हैं ये लिखने का मतलब वो मैट्रिक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, और यहाँ भी बच्चों एक्स प्लस 1। अब क्या करते हैं, सेम वही कंसेप्ट, मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेन डायगोनल को आप मल्टीप्लाई करो और ये x प्लस 1 हो जाएगा और माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। या तो कुछ बच्चा ये कर सकता है कि सर ऐसा कीजिए दोनों जगह से x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। तो ले लेते हैं x प्लस 1 कॉमन, पहला आपका दिखना चाहिए, कुछ बच्चा को नहीं दिखा होगा लेकिन कुछ बच्चा को दिखा होगा कि सर आप दोनों जगह x प्लस 1 है, x प्लस 1 बाहर खींच लो और यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस एक्स और प्लस 1, क्योंकि मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस देन सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये शायद कोई कटेगा या नहीं कटेगा, शायद नहीं, कटने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा x प्लस 1 और ये जुड़ जाएगा माइनस 2x और प्लस 2x हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अगर और आगे मल्टीप्लाई किसी को करने का मन है तो कर सकते हो, और नहीं तो किसी बच्चा को अल्टरनेट दिमाग में ये आया होगा कि सर ये तो फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। यहाँ अगर दिमाग में आया होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो सर यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। ऊपर वाले को भी अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर यही आना चाहिए। अगर सॉल्व करना है किसी को हम कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई करो पहले एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी वही आया है। लेकिन यही चीज़ अगर आपको दिमाग में आ जाता कि सर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और अगला होता है ए स्क्वायर में से डायरेक्ट आंसर जो कि एनसीईआरटी में आपका बच्चों दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों अगर कोई भी 2/2 का है डिटरमिनेंट पूरा बेसिक है पहले कि मेन को मल्टीप्लाई करो देन सेकेंडरी को। और याद रखना है कि डिटरमिनेंट आपका कोई मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट एक वैल्यू है। तो आपको डिटरमिनेंट को हमेशा सॉल्व करना है तो ही आगे बढ़ना है। जैसे क्वेश्चंस बच्चों देते हैं, इफ डेल्टा डेल्टा माइनस 7 डेल्टा इज इक्वल टू 18 देन फाइंड डेल्टा। लेमडा लिखा है तो लेमडा ही बोलो, लेमडा। इफ लेमडा यहाँ दिया हुआ बच्चों लेमडा माइनस 7 लेमडा और 18 देन लेमडा। अब कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर ये 4 एलिमेंट इस तरीके से लिखा हुआ और यहाँ 18 दिया हुआ, ऐसा कैसे बराबरी करेंगे। लेकिन वो आपका मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स जो था बच्चों वो आपका एक अरेंजमेंट था, लेकिन डिटरमिनेंट आपका वैल्यू है तो ये आराम से आंसर देगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो एक मैट्रिक्स था, ये आपका डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट पहले आप लिख दो, ये जो डिटरमिनेंट दिए हैं बच्चों इज इक्वल टू 18। अब कुछ एक बच्चा को दिमाग में ये जो कचरा चलने लगता है कि सर इधर 4 एलिमेंट है और इधर अकेला 18 है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप आराम से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, ये सॉल्व होगा, अभी तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा।
और ये 18 है, तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। अब इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये लेमडा और लेमडा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर। पहले मेन को, ये हमेशा याद रखना है कि जब भी 2/2 का आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो, पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, देन बीच में माइनस दो। ये माइनस देना नहीं भूलना है, मेन को मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस, और देन आप सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पे बच्चों 18 और लेमडा स्क्वायर, और ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, और वो 18 को आप इधर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, -18। और यहाँ से बच्चों क्या करो, लेमडा स्क्वायर, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 × 2 18 होता है, 9 × 2 18 होता है। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा +9 लेमडा -2 लेमडा -18 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप फैक्टर कर लो तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा आराम से। फैक्टराइज मेथड हिंदी मीडियम वाले बच्चे गुणनखंड विधि बोलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो गुणनखंड ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों आप आराम से पढ़ो, टेंशन नहीं लेना है। फिर से कोचिंग ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं, आराम से आप डाउट क्लियर करते रहना है। अब यहाँ से बच्चों क्या करना है, लेमडा कॉमन लेंगे, तो लेमडा +9 और -2 और लेमडा +9 इज इक्वल टू 0, और लेमडा -2 लेमडा +9 इज इक्वल टू 0। और या तो ये 0 होगा या तो ये लेमडा +9 0 होगा, तो लेमडा इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा, और लेमडा इज इक्वल टू -9 आंसर आएगा। दोनों में से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल बच्चों आसान था कि लेमडा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन बच्चों और लो, इफ या यहाँ पे ऐसा करते हैं 1 दे देते हैं, बढ़िया लगेगा देखने में। देन फाइंड एक्स। अब देखो कुछ बच्चे के दिमाग में क्या कचरा चलता है, और ये कचरा चलता है हर एक साल, हम बच्चों क्लास लेते हैं और हर एक साल ये कचरा चलता है बच्चे के दिमाग में, क्योंकि मैट्रिक्स हल्का याद रहता है तो बच्चे के दिमाग में मैट्रिक्स आ जाता है कि सर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 है, यहाँ 4, यहाँ 1 है, यहाँ 1, तो 2 किसके बराबर होगा, x के बराबर, और खटाक बोल देता है कि x बराबर 2 होगा। कभी कभी गलती से आपका आंसर सही हो जाता है, लेकिन कभी कभी आप फ्लॉप हो जाओगे, गलती हो जाता है। तो याद रखना है कि डिटर्मिनेंट आपका एक वैल्यू है, ये मत सोचो कि दोनों तरफ डिटर्मिनेंट, ये वर्टिकल बार का मतलब ही होता है डिटर्मिनेंट, तो ये बिल्कुल मत सोचो कि दोनों तरफ आपका डिटर्मिनेंट है तो हड़बड़ा के सर बोल देते हैं x बराबर 2, जगह वाले को जगह वाले के साथ बराबरी कर देते। वो चीज आपका मैट्रिक्स में होता था, पोजीशन वाले एलिमेंट को आप पोजीशन वाले के बराबरी करते थे, वो कहाँ होता था, मैट्रिक्स में। और वो मैट्रिक्स एक अलग चीज था, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट आपका वैल्यू है। पहले आप डिटर्मिनेंट को क्या करो, सॉल्व करो, और डिटर्मिनेंट जब आपका सॉल्व हो जाता है तब इक्वलिटी करो। मैट्रिक्स बिल्कुल अलग है, और कुछ बच्चा जो इतना समझाने के बाद भी गलती करता है, उसको मैट्रिक्स समझ लेता है कि सर 3 3 4 4 1 1, तो x को 2 के बराबर लिख दो। नहीं, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। और फिर बोल रहे हैं कभी कभी आंसर आपका गलती से मैच कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप आराम से क्या करो, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है, तो आप डिटर्मिनेंट को बच्चों पहले सॉल्व करना है। 3x 4 1, और इधर भी बच्चों आपका है 3 2 4 1। आप क्या करो, मेन को पहले मल्टीप्लाई करो, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 4 को x से मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से किए 3, 4 को x से किए 4x माइनस, फिर 3 को 1 से किए 3 माइनस 4 8 हो जाएगा। और ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी +3 है और इधर भी +3, -4x इज इक्वल टू -8, और ये कैंसिल होके बच्चों 2 टाइम्स, तो x बराबर 2। अब कुछ बच्चा कहेगा सर आंसर तो मैच कर गया। देखो आंसर मैच करवाना मैटर नहीं करता है, वो मैट्रिक्स में सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम पोजीशन वाले के बराबरी करते थे, लेकिन ये आपका डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट आपका वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट पहले आप सॉल्व कीजिए, देन आप इक्वलिटी करिए। नहीं कर सकते हैं तो यहाँ तो सर आंसर मैच कर गया, लेकिन अगला क्वेश्चन देते हैं, वहां पे आपका आंसर मैच नहीं करेगा। इफ x 18 2x इज इक्वल टू 6 18 2 6, देन फाइंड x। अब देखो बच्चा लोग क्या करता है, सर यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ x है 6 है, यहाँ भी x है, तो यहाँ 6, x का वैल्यू खटा क्या बोल दीजिए 6। और ये आपका बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ आपका आंसर फ्लॉप हो जाता है, क्यों, अब देखो यहाँ वाला में आंसर फ्लॉप नहीं किया, यहाँ पे x एक ही जगह था, लीनियर था, एक ही आंसर आया 2, लेकिन वहां फ्लॉप हो जाएगा। देखना क्या फ्लॉप करेगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, और ये मैट्रिक्स नहीं है, वर्टिकल बार है, 50 बार तभी से हम बोल चुके हैं, हमेशा हम बोलते रहेंगे जब जब क्लास लेंगे डिटर्मिनेंट का,
ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। ये कोई मैट्रिक्स नहीं है कि जगह वाले को आप जगह वाले से बराबरी कर देंगे। वो मैट्रिक्स में होता था कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दैट इज ए सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को इक्वलिटी करते थे। ये आपका डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। और यहाँ से पहले आप सॉल्व करो, x को किससे मल्टीप्लाई करो, x से पहले मेन डायगोनल, देन 18 को 2 से करो -36 हो जाएगा। मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन बीच में माइनस देंगे, देन सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ 6 और 6 मल्टीप्लाई होगा 36 और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -36 और ये 36 प्लस माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, क्या आ जाएगा 0। अब ये -36 बच्चों किधर चले जाएगा, उधर चले जाएगा +36 और x स्क्वायर बराबर है तो यहाँ से स्क्वायर रूट लगेगा और आगे प्लस माइनस, तो x बराबर 2 आंसर आया बच्चों आपका +6 और -6। और जबकि आपके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए तो सिर्फ x 6, लेकिन यहाँ x का 2 वैल्यू आया +-6। इसलिए याद रखिएगा डिटर्मिनेंट एक आपका वैल्यू है। पहले आप डिटर्मिनेंट को बच्चों सॉल्व करो, देन ही आप इसको आगे कंटिन्यू करो। आप आगे कंटिन्यू तो ही करना जब डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा। आप सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को बराबरी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका डिटर्मिनेंट है बच्चों। और डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, पहले आप उसको सॉल्व करो देन आगे उसको कंटिन्यू करो। हड़बड़ा के आंसर बोलने का जरूरत नहीं है। क्लियर बच्चों। अब ये आपका 2/2 जो भी था उस पर रिलेटेड छोटा मोटा क्वेश्चन भी बच्चों करवा दिए। अब आते हैं 3/3 का, कि 3/3 का मैट्रिक्स को बच्चों कैसे एक्सपांसन करेंगे। और बिल्कुल आसान है, उसका थोड़ा साइन कन्वेंशन याद रखना। 2/2 का जैसे हम लोग याद किए कि पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस देंगे बीच में, देन किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल को। और 3/3 में फिर कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा तो 3/3 का भी कंसेप्ट याद रखेंगे। लेकिन पहले आपको 2/2 का इतना ज्यादा क्वेश्चंस करवा दिए कि बिल्कुल माइंड उम्मीद करते हैं फ्री हो गया होगा। अगर माइंड फ्री नहीं हुआ होगा तो ये भी बहुत गलत बात है। अब 3/3 का देखो बच्चों, 3/3 का मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा, डिटर्मिनेंट। अब 3/3 का बच्चों जब डिटर्मिनेंट बनाना है तो मान लो पहले ये मैट्रिक्स अगर लिखना है तो लिख दो मैट्रिक्स को क्लोज ब्रैकेट में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये 3 ऑर्डर का बच्चों हम लोग पहले मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है, बस अंतर यही होता है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है। अदर ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। 1/1 2/2 3/3। अब इसका बच्चों हम लोग डिटरमिनेंट लेते हैं और डिटरमिनेंट में कुछ नहीं होता है। ये जो आपका क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट याद रखना क्योंकि थोड़ा सा अंतर होता है। क्लोज ब्रैकेट आपका मैट्रिक्स होता है, लेकिन वर्टिकल बार मतलब लाइन जो वर्टिकल दोगे तो वो आपका डिटरमिनेंट बन जाता है। ये आपका A11 A12 A13 बस वर्टिकल बार दे देंगे। फिर यहाँ A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये आपका डिटरमिनेंट बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्वेंशन आता है, आप रो वाइज भी ओपन कर सकते हो, कॉलम वाइज भी ओपन कर सकते हो और कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग सीखते चलेंगे। मान के चलो ये R1 के अबाउट खोलेंगे इसको, ये आपका R1 है रो 1। अगर अबाउट R1 ओपन करना है तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपको कन्वेंशन देना है कि R1 के अबाउट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होगा। ये साइन कन्वेंशन है, ये प्लस माइनस प्लस चलता है। लेकिन कुछ एक बच्चा लोग याद कर लेता है और सर लोग भी याद करवा देते हैं कि प्लस माइनस माइनस ही होता है। क्यों होता है इसको समझो। ये 1 और 1 पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये जो आपका 1 1 है तो 1 1 का मतलब 2, 1 और 1 को ऐड करो कितना आएगा 2, इवन है तो पॉजिटिव आया। 1 और 2 को ऐड करो 3, और 1 और 2 को जोड़ोगे 3 आएगा 3, तो माइनस आया, ओड है तो माइनस। फिर 1 और 3 को ऐड करो तो 3 1 4, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। फिर अगला देखो ऑटोमेटिक 2 और 3 कितना है 5, ओड आया, विषम संख्या आया तो माइनस लगेगा। 3 और 3 6 आया तो यहाँ प्लस लगेगा। तो ये साइन कन्वेंशन है। अगर आपको R1 के अबाउट खोलना है तो हम लोग R1 का अबाउट खोलते हैं और बड़ा आसान है। अबाउट R1 अगर ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले A11 लीजिए तो, और A11 जो है आपका प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो अब A11 ले लीजिए और बड़ा आसान ही तरीके से बच्चों हम समझा रहे हैं, फिर धीरे धीरे और आगे कंटिन्यू और बढ़िया तरीके से पढ़ते चलेंगे। A11 लिए, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं सीधा अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, सीधा सिंपल भाषा में समझना है, उसका आमने सामने बंद कर देना। A11 लिए तो उसका आमने सामने बंद हो गया। तो आमने सामने अगर बंद होगा तो ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, तो ये बंद और ये बंद, तो क्या बचा A22 A22 A23 और A32 और A33। जिस एलिमेंट को लेंगे उसके आमने सामने को बच्चों बंद कर देंगे।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे A12 है, 2A, 1 और 2 जोड़ेंगे 3, ओड आएगा, विषम संख्या इसलिए माइनस लगेगा, और यहाँ माइनस A12। अब फिर से वही काम, आमने सामने बंद, तो ये तो बंद होगा ही होगा, ये तो आमने सामने में ये जो A12 लिए, इसका मीनिंग ये होता है कि 12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो बंद हो जाएगा, फर्स्ट रो बंद हो जाएगा और सेकेंड कॉलम बंद हो जाएगा, तो ये बंद होगा और ये बंद होगा, और ये बंद और ये बंद के बाद बच्चों क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो बंद करने के बाद जो बचा उसको छाप, तो A21, A23, A31, A33, फिर लास्ट में A13 लेते हैं, 3 ऑर्डर का है। अब जाके समझ में आ रहा होगा कि स्टार्टिंग में जो हम प्रूव किए थे वो होमोजीनियस लेके किस तरीके से किए। अब ये लोगे तो आमने सामने पर, या इसको डीपली समझना है तो 1 3 का मतलब हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब पहला रो थर्ड कॉलम को बंद कर देना है, तो ये आपका बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, और ये दोनों बंद होने के बाद बच्चों क्या बचेगा, A21, A22, A31, A32। तो आमने सामने बंद करने के बाद जो बचेगा A21, A22 और A31 और A32, तो आमने सामने जो जो एलिमेंट को लेंगे उसके आमने सामने को, अभी हम ज्यादातर क्वेश्चन को आपको R1 के अबाउट ही खोलेंगे क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा, कि जिस रो वाले एलिमेंट को लेते चलेंगे और फर्स्ट वाले 1 1 है तो प्लस, और 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जो A11 लेते हैं उसके आमने सामने बंद कर दिए, और आमने सामने बंद किए तो कौन बचा, A22, A23, A32, A33, वही चीज यहाँ लिख दिए सेकेंड। तो यहाँ से एक चीज सीखने वाली बात आ रहा है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट से कन्वर्ट होके वो क्या बन रहा है, 2/2, और 2/2 हम लोग को खोलने आता है। फिर हम लोग क्या किए, फिर से सुनेगा, A12, तो A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो पहला रो और सेकेंड कॉलम को खत्म कर देंगे, और ये माइनस आया तो ये आपका बंद हो जाएगा, और ये बंद, आमने सामने बंद करना है। तो आमने सामने अगर बंद करोगे तो आमने सामने बंद हो गया तो क्या बचा, A21, A23, A31, A32, इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको तो सॉल्व करने आता है, कुछ बचा कि सर अब 2/2 को क्या करेंगे, तो 2/2 तो अभी सॉल्व करने सीखे थे कि मेन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेन को मल्टीप्लाई कीजिए, A22, A33, A23 और A32, मेन को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ये मेन को मल्टीप्लाई करो, माइनस सेकेंडरी को, फिर यहाँ पे माइनस A12, ये मेन मल्टीप्लाई होगा A21, A33 माइनस A23 और A31, फिर प्लस, फिर यहाँ से बच्चों क्या लेंगे, A13, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A21, A32 माइनस A22, A31, तो सेकेंड, पहले थर्ड ऑर्डर से मतलब 3/3 से पहले वो 2/2 सब डिटर्मिनेंट बना, जैसे आपका होता है ना डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिवीजन होता है DM, फिर SDM, तो वही बात यहाँ पे आया, 3/3 को पहले आप 2/2 में कन्वर्ट किया, देन 2/2 आपको सॉल्व करने आता है। अगर इसी तरह से कोई बच्चा बोलता है सर अगर कॉलम वाइज खोलना होता, मान चलो सर अबाउट C1 दैट इज ए कॉलम 1, तो आप इधर से खोल लेते, तो ये एक और एक तो प्लस है, दो प्लस, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन जिस एलिमेंट को लेंगे उसके आमने सामने क्लोज कर देना है, बिल्कुल क्लोज कर देना है। जैसे एग्जांपल लो, अब हम तुमको डिटर्मिनेंट ए निकालने सिखाते हैं 3/3 का, 1 0 3 2 -1 4 5 7 9, तो अभी तो हम R1 का अबाउट ही खोलने सीखेंगे, तो ये आपका R1 है, R1, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग प्लस लेंगे, फिर यहाँ माइनस लेंगे, फिर यहाँ प्लस लेंगे, ये कन्वेंशन है अपना, प्लस माइनस प्लस, और कहाँ से आया ये भी आपको बहुत अच्छे समझाया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक और एक 2, तो इवन है तो प्लस, ओड है, एक और 2 को जोड़ोगे 3, इवन है तो ओड है तो माइनस, और इवन है तो प्लस, फिर 3 1 4, तो इवन है तो प्लस, सम संख्या है तो प्लस, जोड़ने से अगर सम आ जाए तो प्लस, और ओड आ जाए, विषम आ जाए तो माइनस। अब एक को ले लो, प्लस है, प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आगे 1 लिए, अब 1 लोगे तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, आमने सामने बंद हो जाएगा, पूरा ध्यान से देखो, उम्मीद करते समझ में आ जाएगा, ये दोनों आपस में बंद हो जाएगा, ये दोनों बंद हो गया, तो बचा क्या, -1 4 7 9, फिर -0 लो, वैसे 0 जब ले लिए हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि अभी सीख रहे हैं, लर्निंग पे है कि कैसे डिटर्मिनेंट को ओपन किया जाता है 3/3 का, 2/2 तो हो जाता है खटा। अब 3/3 ये 0 लिए, तो 0 लिए तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद और ये बंद, तो ये दोनों बंद होगा, तो बचेगा क्या, 2 4 5 9, 2 4 5 9, मतलब अगर 0 लिए तो हम लोग आमने सामने अगर बंद किए तो ये तो बंद होगा ही हमेशा फर्स्ट रो, और ये बंद हो गया, बचा कितना, 2 4 5 9, फिर +3, अगर +3 लेंगे तो ये बंद और ये बंद, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों बंद हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा 2 - 1 और 5 7। और यहाँ से बच्चों आप क्या करो 2/2 का जब कन्वर्ट हो जाता है तो 2/2 को सॉल्व करना बहुत आसान है। और ये 1 हो गया और -1 को 9 से करो तो अब -9 अब तो प्रैक्टिस हो गया है कि मेन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को अगर 9 से करोगे तो -9 और 7 को 4 से करेंगे तो 28 बीच में माइनस, फिर 0 लिखते हैं 0। वैसे 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा एलिमेंट ही 0 हो जाएगा, लेकिन लिख देते हैं 0। और 2 को फिर 9 से करो तो 18 हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, बच्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। तो 2 को 9 से करोगे तो 18 आएगा और फिर माइनस और 5 को 4 से करोगे 20 और +3 और 2 को 7 से करोगे तो 14 हो जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7 कितना हो जाएगा 14, फिर -2 बीच में और ये -1 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 तो ब्रैकेट में दे के लिखो, क्योंकि ये तो माइनस रहेगा ही रहेगा, वो माइनस मल्टीप्लाई करने से आया है। अब इसको थोड़ा सा कष्ट करके सॉल्व कर लो। 28 में बच्चों 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा -37 और ये तो 0 ही हो जाएगा और 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका 19 आ जाएगा। और सॉल्व कर लो 57 हो जाएगा और यहाँ -37, तो यहाँ पे बच्चों -37 + 57 तो कितना आंसर आ जाएगा 20। प्रैक्टिस कर लेना है इसको ढंग से। तो ये 3/3 का एक्सपांसन करने के लिए सीखना। और अभी R1 के अबाउट ही रो 1 के अबाउट ही खोलो, धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो R1 के अबाउट बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस माइनस देन प्लस, और जिस एलिमेंट को लेते हैं उसको लिखिए और उसका आमने सामने बंद कीजिए और वहां से आपका ये जो कन्वर्ट होगा बच्चों 2/2 में कन्वर्ट होगा। देन 2/2 को आप सॉल्व करो। तो इस लेक्चर का बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, तब ये लेक्चर आपका बंद हो जाएगा, तो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सअप कर सकते हो बच्चों, उसको नोट करो। अब एक लास्ट क्वेश्चन एक अच्छा वाला डिस्कशन करते हैं, क्योंकि 3/3 हम सीख गए कैसे ओपन किया जाता है। अब जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करना, और जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं बच्चों, लाजवाब क्वेश्चन है। आप देखो पहले क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार है मेरी नज़र में ये क्वेश्चन बच्चों। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 1 sin x 1 minus sin x minus 1 sin x 1, देन या यहाँ डेल्टा भी लिख सकते हो या एफ एक्स लिख दो। कोई बच्चा को डेल्टा भी क्लियर नहीं हो रहा, डेल्टा का मतलब भी वही डिटरमिनेंट होता है, या एक्स में फंक्शन है तो आप एफ एक्स लिख दो। देन फाइंड रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ बच्चों एफ एक्स का मतलब कुछ को क्लियर नहीं हो रहा, तो रेंज ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है कि ये एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ये वर्टिकल बार है तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए कि अगर वर्टिकल बार है तो ये डिटरमिनेंट है। अगर मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स को क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट या तो बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में डाला जाता है, लेकिन ये वर्टिकल बार है तो वर्टिकल बार का मतलब बच्चों हो गया कि ये डिटरमिनेंट है। अगर ये बच्चों डिटरमिनेंट है तो पहले डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। और डिटरमिनेंट भी बहुत अच्छे तरीके से लिखे, और यहाँ माइनस देना बेटा, यहाँ माइनस है, नीचे वाला पार्ट में माइनस है, ऊपर वाले पार्ट में प्लस है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले एफ एक्स जब तक सॉल्व नहीं होगा तो आप बना नहीं पाते हो, क्या होगा नहीं होगा। ये 1 sin x 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स और साइन एक्स, ऊपर वाले में साइन एक्स दोनों प्लस है, नीचे वाले माइनस है, ऊपर 1 प्लस है, यहाँ माइनस, और डायगोनल में जो है 1 1 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं वही साइन कन्वेंशन लगा के। रो 1 के अबाउट ही हम ज्यादातर ओपन करेंगे, अभी स्टार्टिंग है, प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस माइनस प्लस ये कन्वेंशन है। तो आप 1 लो और जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके आमने सामने बंद कर देना है। तो 1 लिए तो ये बंद हो जाएगा, तो ये आमने सामने बच्चों बंद हो गया। तो आमने सामने बंद हो गया मतलब 1 लिए तो ये तो बंद होगा ही होगा हमेशा, ये भी बंद हो गया। तो बचा क्या 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स और 1, फिर माइनस साइन एक्स लेना है बच्चों, प्लस फिर माइनस। अब क्या होगा, ये तो बंद होगा ही होगा, ये तो हमेशा बंद होगा। आमने सामने सीधा समझना है कि आमने सामने बंद कर देना है। तो ये बंद हो गया और ये भी बंद हो जाएगा, तो ये तो बंद होगा ही होगा, ये बंद हो गया। तो बचा क्या माइनस साइन एक्स और यहाँ साइन एक्स, क्योंकि ये तो बंद ही हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद। जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके आमने सामने बंद कर देते हैं, और यहाँ -1 और यहाँ 1। फिर अगला +1 और +1 लेंगे तो ये तो बंद होगा ही होगा, ये भी बंद हो जाएगा। आमने सामने क्या हो जाएगा बंद। तो आमने सामने जब बंद हो जाएगा तो बचेगा क्या माइनस साइन एक्स 1
और -1 और माइनस साइन एक्स, आमने सामने बंद हो गया और जो बचा तो आमने सामने ये बंद तो ये बंद और ये बंद, तो क्या बचा माइनस साइन एक्स 1 -1 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको ओपन करना है, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, साइन को आप माइनस साइन एक्स के जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस तो लगेगा हमेशा हम बोल रहे हैं, और साइन एक्स को माइनस साइन एक्स से करेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन एक्स, फिर बीच में माइनस देना है, देन -1 को अगर आप साइन एक्स से करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और आगे माइनस, फिर यहाँ पे बच्चों +1, और ये माइनस साइन एक्स को माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस और ये फिर -1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस। और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और माइनस साइन एक्स, और ये माइनस साइन एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अगला +1 है, +1 रहने देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल तो 0, तो बचा क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये दोनों 0, इसको मल्टीप्लाई करके 0 और 1 से मल्टीप्लाई करेगा ये आएगा, तो फाइनली आ गया 1 + 1 2, और ये क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स। तो आपका एफ एक्स आ गया बच्चों, इसको सॉल्व किए, और आप इसका रेंज आप पहले नहीं बता सकते थे कि इसका रेंज क्या आएगा जब तक आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं करोगे। तो मेरा डिटर्मिनेंट कुछ नहीं किया है, प्लस माइनस कन्वेंशन लेके 3/3 को पहले 2/2 में कन्वर्ट किए, देन वो मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी माइनस करके सॉल्व किए, तो ये आपका एफ एक्स आ गया, दैट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब एफ एक्स आ गया आपका साइन स्क्वायर 2 + साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए कि साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है बच्चों, साइन एक्स का वैल्यू -1 से +1 होता है, ये आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो याद कर लो कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से +1 होता है, लेकिन साइन का ना वैल्यू -1 से +1 होता है, लेकिन यहाँ तो साइन स्क्वायर बोला और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो साइन का वैल्यू आपका -1, फिर यहाँ 0 यहाँ 1, तो -1 से 0 होता है, ये किसका साइन का। लेकिन जब आप साइन स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो -1 का स्क्वायर ही +1 हो जाता है, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा 0 से 1, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा, -1 का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा 0 से 1। लेकिन आपका यहाँ पे 2 + साइन स्क्वायर एक्स है, तो हर एक जगह आप क्या जोड़ दो 2 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 + साइन स्क्वायर एक्स और 2 + 1, यहाँ से ये आ जाएगा 2, और ये आपका एफ एक्स बन गया, क्योंकि यही तो एफ एक्स था। अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो हम लोग हर जगह 3 ऐड कर देते, 5 आता था हर एक जगह 5 ऐड कर देते, 2 आया है तो 2 ऐड कर दिए, और वो एफ एक्स बन गया, और ये 3, तो ये रेंज जो बच्चों आया मिनिमम 2 आया और मैक्सिमम 3। इसी में क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मिनिमम आपका 2 आया, मैक्सिमम 3। तो ये बच्चों आपका डिटर्मिनेंट का बिल्कुल बेसिक लेक्चर बोर्ड लेवल का है, और ये कुछ एक अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई का प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना हो सके बच्चों शेयर करना, सपोर्ट करते चलना है चैनल को, और जो लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।